नमस्ते। आज 17 अगस्त 2025 OneRead.News के साथ आज हम भारत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर गहराई से बात करेंगे। जी नमस्ते। बिल्कुल। देखते हैं आज क्या महत्वपूर्ण चल रहा है देश और दुनिया में। हाँ, तो शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक अहम बहस से। ये राज्यपाल की भूमिका को लेकर है। अच्छा, हाँ, ये तो काफी समय से चर्चा में रहता है। क्या नया मोड़ आया इसमें? केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि राज्यपाल सिर्फ एक रबर स्टैंप या डाकघर नहीं है। मतलब वो क्या कह रहे हैं, उनकी भूमिका क्या है फिर? वो कह रहे हैं कि राज्यों के जो कानून हैं, खासकर जो जल्दबाजी में पास होते हैं, उन पर राज्यपाल एक तरह का नियंत्रण रखते हैं, एक चेक। ये बात तो ठीक है। ये केंद्र और राज्य के बीच शक्ति संतुलन का एक बहुत ही नाजुक पहलू है, खासकर तब जब राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं। सही कहा। और ये मामला जुड़ा है विधेयकों पर प्रतिक्रिया देने की समय सीमा से, कि राज्यपाल कब तक फैसला लें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई समय सीमा नहीं है तो बिल अनिश्चित काल तक अटक सकते हैं। देखना होगा कि अदालत इस पर क्या रोक अपनाती है, कोई समय सीमा तय करती है या नहीं। बिल्कुल, इसका असर सीधे सीधे राज्यों की अपनी कानून बनाने की क्षमता पर पड़ेगा। निश्चित रूप से। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर बिहार से है। राहुल गांधी आज वहां वोट अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा, ये किस बारे में है? खबरों के मुताबिक ये कथित तौर पर जो वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, उसके विरोध में है। अच्छा, ये तो एक क्लासिक राजनीतिक कदम लगता है। मतलब जनता से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा उठाना और पार्टी को फिर से चर्चा में लाना। हाँ, और मुद्दा भी गंभीर है। मतदाता सूची की सटीकता तो लोकतंत्र की बुनियाद है। बिल्कुल सही। अगर नामों को गलत तरीके से हटाया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए। देखना होगा इस यात्रा का कितना असर होता है। आगे बढ़ते हैं। कूटनीति के मोर्चे पर भी हलचल है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आ रहे हैं। ओह, वांग यी का दौरा, ये कब है? 18 से 20 अगस्त तक वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलेंगे। सीमा वार्ता का 24वां दौर है ये। 24वां दौर। सीमा वार्ता तो खैर चलती रहती है, लेकिन इस दौरे का समय दिलचस्प है। हाँ, कैसे? देखिए, अभी अमेरिका और भारत के बीच वो टैरिफ को लेकर थोड़े खींचतान चल रही है ना। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में चीन का ये दौरा, हो सकता है चीन इस स्थिति का फायदा उठाना चाहे। शायद भारत के साथ रिश्तों को थोड़ा स्थिर करने की कोशिश करे, या हो सकता है अपने लिए कुछ भू राजनीतिक बढ़त बनाने की। मतलब ये सिर्फ सीमा वार्ता तक सीमित नहीं है? मुझे ऐसा ही लगता है। ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड का हिस्सा है। सीमा अपनी जगह है, लेकिन व्यापक संबंध भी दांव पर हैं। समझ गई। चलिए अब अर्थव्यवस्था की तरफ रुख करते हैं। यहाँ से एक अच्छी खबर आ रही है। हाँ बताइए। अर्थव्यवस्था को अच्छी खबर की जरूरत है। S&P ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को BBB में अपग्रेड किया था कुछ समय पहले। अब उन्होंने 10 भारतीय वित्तीय फर्मों की रेटिंग भी अपग्रेड की है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। कौन सी फर्म्स हैं इसमें? इसमें बड़े नाम शामिल हैं, जैसे SBI और HDFC बैंक। बहुत अच्छी। देखिए, ये रेटिंग सरकारों और कंपनियों के लिए बहुत मायने रखती हैं। बेहतर रेटिंग का सीधा मतलब है कि उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पैसा उधार लेना सस्ता हो जाता है। हाँ, और इससे विदेशी निवेश भी आकर्षित होता है ना? बिल्कुल। विदेशी निवेशक रेटिंग्स को बहुत ध्यान से देखते हैं। बेहतर रेटिंग एक तरह से अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का प्रमाण मानी जाती है। तो ये देश की आर्थिक वृद्धि के लिए एक सकारात्मक संकेत है। सही बात है। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। तमिलनाडु से खबर है। तमिलनाडु, क्या हुआ वहाँ? प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने वहाँ के एक मंत्री हैं आई पेरियासामी और उनके विधायक बेटे के ठिकानों पर छापे मारे हैं। ओह, ED के छापे। मामला क्या है? मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का बताया जा रहा है। ये पैटर्न फिर से दिख रहा है। केंद्रीय एजेंसियां और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य। हाँ, ये टकराव तो आजकल आम हो गया है। बिल्कुल। और अक्सर ऐसे मामलों में समय, मतलब टाइमिंग और निशाना कौन है, ये कानूनी पहलुओं जितना ही या शायद कभी अभी उससे भी ज्यादा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। सही कह रहे हैं। अब दिल्ली की बात करते हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, दिल्ली में तो काफी काम चल रहा है। क्या नया है? प्रधानमंत्री मोदी आज 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली वाला हिस्सा, और दूसरा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, जिसे UER2 भी कहते हैं। अच्छा, ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी लागत कितनी है? दोनों को मिलाकर करीब 11,000 करोड़ रुपए। काफी बड़ी रकम है। UER2 तो दिल्ली की तीसरी रिंग रोड जैसी है ना? हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि UER की परिकल्पना तो 2007 के दिल्ली मास्टर प्लान में ही कर ली गई थी। 2007?
मतलब करीब 18 साल लग गए इसे हकीकत बनने में। हाँ, और द्वारका एक्सप्रेसवे का विचार तो मूल रूप से हरियाणा सरकार का था, 2006 का। तो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ बुनियादी ढांचा परियोजनाएं कितनी लंबी खिंच जाती हैं। योजना बनने से लेकर उद्घाटन तक दशकों लग जाते हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए, इनसे ट्रैफिक में कुछ राहत मिलेगी, उम्मीद है। उम्मीद तो यही है। अच्छा, अब एक चेतावनी भरी सलाह पे आते हैं। एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं जेफरी सैक्स। हाँ, प्रोफेसर सैक्स। काफी बड़ा नाम है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने भारत को अमेरिकी बाजार पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने के प्रति आगाह किया है, खासकर ये जो टैरिफ की धमकियां वगैरह चल रही हैं उसके बाद। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। सही। उनका सुझाव है कि भारत को रूस, चीन और अफ्रीका जैसे दूसरे बाजारों के साथ व्यापार बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही। देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में किसी एक देश या बाजार पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है। व्यापार में विविधता लाना जोखिम कम करने की आजमाई हुई रणनीति है। ये तो समझदारी की बात है। चलिए, अब एक दुखद खबर की ओर बढ़ते हैं, मुंबई से। मुंबई, क्या हुआ? वहाँ जन्माष्टमी पर दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है। उसके दौरान जो मानव पिरामिड बनाते हैं, उसमें हादसा हो गया। ओह नो, क्या हुआ? पिरामिड बनाते समय गिरने से 2 गोविंदाओं की मौत हो गई और करीब 95 लोग घायल हुए हैं। ये बहुत ही दुखद है। हर साल हम ऐसी खबरें सुनते हैं। ये उत्सव जोश और उल्लास का है, लेकिन सुरक्षा। हाँ, ये घटना फिर से इस बात पर जोर देती है कि ऐसे उत्सवों में बेहतर और कड़े सुरक्षा नियमों की कितनी सख्त जरूरत है। बिल्कुल, संस्कृति और उत्सव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इंसानी जिंदगी की कीमत पर नहीं। सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देनी ही होगी। सही कहा। अब खेल जगत से खबर लेते हैं, क्रिकेट से जुड़ी है। हाँ बताइए, क्रिकेट में क्या नया है? बीसीसीआई ने घरेलू मल्टी डे क्रिकेट, मतलब जो लंबे फॉर्मेट वाले मैच होते हैं, उनके लिए एक नया नियम लागू किया है, गंभीर चोट प्रतिस्थापन। अच्छा, ये क्या है? जैसे कंकशन सब्स्टिट्यूट होता है? हाँ, कुछ वैसा ही। अगर मैच के दौरान मैदान पर किसी खिलाड़ी को गंभीर चोट लगती है, तो उसकी जगह वैसा ही, मतलब लाइक फॉर लाइक, दूसरा खिलाड़ी टीम में शामिल हो सकता है। ये तो बहुत अच्छा कदम है। खिलाड़ियों की सेहत और सुरक्षा सबसे जरूरी है। इससे खेल की निष्पक्षता भी बनी रहेगी। हाँ, क्योंकि पहले अगर कोई खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो जाता था, तो टीम को कम खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ता था। बिल्कुल, ये खिलाड़ियों के कल्याण को प्राथमिकता देता है। हो सकता है कुछ पारंपरिक सोच वाले लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन खेल के लिए ये एक सकारात्मक बदलाव है। अब एक और खबर, ये नियुक्ति और निधन से जुड़ी है। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 15 अगस्त को निधन हो गया है। ओह, ये दुखद समाचार है। हाँ, तो अब मणिपुर के जो राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला, उन्हें नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये एक मानक संवैधानिक प्रक्रिया है। जब किसी राज्यपाल का पद अचानक खाली होता है, तो आमतौर पर पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, ताकि राज्य का कामकाज बिना रुके चलता रहे। हाँ, ये संवैधानिक निरंतरता सुनिश्चित करता है, खासकर जब राज्य शोक की अवधि में हो। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और खेल से जुड़ी खबर है, लेकिन ये थोड़ी अलग है। भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। अरे वाह, स्पीड स्केटिंग ये कहाँ हो रहा है? ये देहरादून में हो रहा है, 20 से 23 अगस्त तक। देहरादून में? वहाँ तो देश का इकलौता ओलंपिक साइज का आइस रिंक है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये भारत में मिलते स्पोर्ट्स, खासकर स्केटिंग के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करना, वो भी देश के एकमात्र ओलंपिक साइज रिंग पर, ये भारत को शीतकालीन खेलों के वैश्विक नक्शे पर लाता है। इससे देश में इन खेलों को बढ़ावा मिलेगा। निश्चित रूप से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। अगली खबर दिल्ली उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले से जुड़ी है। हाँ, क्या फैसला आया है? अदालत ने एक वयस्क व्यक्ति के अपनी पसंद के साथी से शादी करने के अधिकार को फिर से पुष्टि किया है। ये तो अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। हाँ, और इस मामले में एक अंतर धार्मिक जोड़ा था जिन्हें धमकियां मिल रही थीं। अदालत ने उनके लिए पुलिस सुरक्षा का भी आदेश दिया है। ये बहुत जरूरी फैसला है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पारिवारिक या सामाजिक दबाव के ऊपर एक मजबूत न्यायिक पुष्टि है। अदालत बार बार व्यक्तिगत पसंद के अधिकार को मजबूती दे रही है, जो कि अच्छी बात है। बिल्कुल। अब दिल्ली से ही एक और खबर, ये एक नई योजना के बारे में है। कौन सी योजना? दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अटल कैंटीन योजना शुरू की है। अटल कैंटीन, ये क्या है? इसके तहत श्रमिकों को, मतलब मजदूरों को, सिर्फ 5 रुपए में साफ सुथरा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
5 रुपए में भोजन, ये तो बहुत अच्छी पहल है। ठीक। क्या ये पहले की आम आदमी कैंटीन जैसी है? हाँ, उसी तरह की। आपको याद होगा पिछली एएपी सरकार ने भी ऐसी कैंटीन खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। हाँ, मुझे याद है। उम्मीद है कि ये कल्याणकारी योजना इस बार सफल होगी और जरूरतमंद मजदूरों तक इसका लाभ पहुंचेगा। एक नेक प्रयास है। बिल्कुल। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर अमेरिका से है। अमेरिका? क्या चल रहा है वहाँ? अमेरिकी विदेश विभाग ने गाजा के लोगों के लिए सभी तरह के विजिटर वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। गाजा के लोगों के लिए रोक लगा दिए? क्यों? उनका कहना है कि वो अपनी प्रक्रियाओं की पूरी और गहन समीक्षा कर रहे हैं और तब तक ये रोक जारी रहेगी। ये तो अचानक लिया गया फैसला लगता है। इसका असर तो उन लोगों पर पड़ेगा जो इलाज के लिए या अपने परिवार से मिलने अमेरिका आना चाहते होंगे। हाँ बिल्कुल। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ये फैसला दक्षिणपंथी मीडिया के दबाव में लिया गया लगता है। ये चिंताजनक है अगर मानवीय आधार पर आने वाले लोगों को भी रोका जा रहा है। देखना होगा ये समीक्षा कब तक चलती है और इसका नतीजा क्या होता है। सही बात है। अगली खबर तुर्की से है। तुर्की? वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ की पुलिस ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य विपक्षी पार्टी सीएचपी के कई मेयर और सलाहकार भी शामिल हैं। गिरफ्तारियां किस आरोप में? आरोप इस्तांबुल में कथित भ्रष्टाचार का लगाया गया है। इस्तांबुल में तो हाल के स्थानीय चुनावों में सीएचपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। हाँ बिल्कुल। तो आलोचक इसे विपक्ष के मजबूत प्रदर्शन के बाद उसे कमजोर करने का एक राजनीतिक कदम मान सकते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि सत्ताधारी दल विपक्ष को दबाने के लिए कानूनी मामलों का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक तरह का पैटर्न बनता जा रहा है कई देशों में, दुर्भाग्य से। हाँ। और आखिर में एक और अंतर्राष्ट्रीय मुलाकात की खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सोमवार को वॉशिंगटन जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन में किससे मिलेंगे? वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। ज़ेलेंस्की ने खुद घोषणा की है कि वो हत्या और युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा करने के लिए मिल रहे हैं। ये दिलचस्प है। आपको याद होगा उन्हें अलास्का में हुई शिखर बैठक से बाहर रखा गया था। हाँ बिल्कुल। तो अब उन्हें सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति से अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। ये यूक्रेन के लिए बहुत अहम मुलाकात हो सकती है। देखना होगा कि ट्रंप प्रशासन का रुख क्या रहता है और इस बातचीत से क्या ठोस निकलता है। सही है। युद्ध समाप्ति की दिशा में कोई भी बातचीत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां और उनका विश्लेषण। इन सभी को देखते हुए ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच ये जो नाजुक संतुलन है उसे कैसे साधा जाए। हर खबर एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती है। हाँ बिल्कुल। ये सब एक जटिल ताना बाना है और हर घटना का असर दूसरी घटनाओं पर पड़ता है। संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती रहती है। इस तरह की गहरी चर्चा और विश्लेषण हर सुबह 8 बजे सुनने के लिए हमें स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर फॉलो करना ना भूलें। जी हाँ, जरूर फॉलो करें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको केवल तथ्य, बिना किसी पूर्वाग्रह या भावनात्मक घालमेल के प्रस्तुत करके हमने आपको दिन की घटनाओं की अपनी एक स्पष्ट समझ बनाने में मदद की होगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि खबरों को उनके सही संदर्भ में पेश किया जाए। हमारी इस तरह की सीधी राय मुक्त खबरें देने की क्षमता आप जैसे श्रोताओं की बदौलत है। सिर्फ ₹1 प्रतिदिन, जो महीने का 29 रुपए बिल होता है, के योगदान से आप हमें विज्ञापन मुक्त और कॉर्पोरेट या सरकारी प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्र रहने में मदद कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी खबर से कभी समझौता नहीं किया जाता, लेकिन अभी के लिए ये पूरी तरह से मुफ्त है, तो इसे शेयर जरूर करें। हाँ, आपका समर्थन हमें स्वतंत्र पत्रकारिता करने की ताकत देता है। यदि आप हमारे इस दृष्टिकोण को महत्व देते हैं और विश्वसनीय समाचार प्राप्त करना जारी रखना चाहते हैं, तो कृपया www.oneread.news पर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि दूसरों को भी एक शांत, स्पष्ट समाचार स्रोत से लाभ होगा, तो हम आभारी होंगे यदि आप इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर किसी के साथ साझा करें जिन्हें आप जानते हैं। आपका समर्थन हमें सामान्य शोर से दूर तथ्यात्मक और संक्षिप्त समाचारों के लिए एक समर्पित स्थान बनाए रखने में मदद करता है। आज ट्यून करने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि हमने आपके समाचार प्राप्त करने के तरीके में एक सकारात्मक बदलाव किया है। धन्यवाद। हम कल सुबह 8 बजे आपके लिए और सुर्खियां लेकर वापस आएंगे। तब तक मुस्कुराते रहें और इस दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करते रहें। नमस्कार। नमस्कार।